नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आप ईएमआरएस पीजीटी इकोनॉमिक्स का आप प्रीलिम्स एग्जाम दे चुके हो, अब आप मेंस की तैयारी में लग गए हो। देखो, मैं सिंपल सी बात जो आपसे कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना कि एक एक दिन अब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सिलेक्शन है वो आपके सिर्फ रिटन बेस एग्जाम पे होना है। रिटन का क्या सिलेबस है, क्या जो है स्ट्रेटजी है, उसको मैं इस वीडियो में बात करूंगा, और कैसे आपको रिटन एग्जाम को टैकल करना है, उसके लिए सबसे सुटेबल स्ट्रेटजी क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या क्या चीजों को करता हूं और नोट जरूर करना है कैसे करना है, क्योंकि एक आपके लिए सीट लाना बहुत जरूरी है आपके कैरियर और लाइफ के लिए। और जो आपके सपने हैं ना, वो आपके सपने आप ही नहीं देखते, पूरा परिवार देखता है। तो उन सपनों को साकार करने के लिए आइए बड़े मन से तैयारी करते हैं ईएमआरएस पीजीटी मेन एग्जाम की। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आप आज से ये मान के चलो कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। अगर आप मुझसे पूछेगे कि एक्चुअली कट ऑफ क्या जाएगी, तो मेरा मानना है कि अगर आपका 70 क्वेश्चन सही है तो आप बिल्कुल बिल्कुल आप जो है अपने को सहज महसूस कर सकते हैं, और आप मान के चलते हैं कि आप तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आपका 60 टू 65 है तो भी आप 100% अपना दो प्रिपरेशन में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके जो कट ऑफ है उतना ज़्यादा नहीं जाता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर था, इसमें कोई भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे, तो कई बार फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा नहीं कर पाते, तो 60 के एबव हो सकता है। मैं अनरिजर्व्ड कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट के लिए बोल रहा हूं कि 70 के आसपास है तो आप बिल्कुल ही सेफ सिचुएशन में हो। तो एक एक दिन का बड़े ही टाइम को ध्यान में रख के आपको तैयारी करना है। एक एक दिन आपको अपना 100% यूज करना है और बिल्कुल डिविएट नहीं होना है। तो दोस्तों, सबसे पहला यही है कि टाइम मैनेजमेंट, और आज से बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस हाई कर लो कि मैं एग्जाम दूंगा, रिटन एग्जाम में बैठूंगा और मैं उसे क्वालिफाई करके दिखाऊंगा। अब देखो, जो सबसे स्टेटेबल सिचुएशन है वो क्या है, कैसे आपको तैयारी करना है, इसके विषय में मैं आपसे बात करूंगा कि क्या आपके लिए सबसे सुटेबल सिचुएशन है। ये देखो, जो आपका सिलेबस है उसको अगर आप एक बार देखेंगे कि क्या आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहां देखो जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। पूरा का पूरा जो आपका सिलेक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स होगा। अब इसमें कहीं से भी आपको जीएस, जीके, रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं होंगे, और पूरा का पूरा आपका सिलेक्शन है वो इसी बेस पे होना वाला है। देखो, मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट पीजीटी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। ये बहुत ध्यान से समझो कि टीयर 1 में आपने कितना भी बेहतर कर लिया, अगर वहां पे 85 भी करा है, तो सिर्फ वो आपका स्क्रीनिंग एग्जाम है, उसके आधार पे सिर्फ आप रिटन में आते हो। अब रिटन की स्ट्रेटजी क्या है, क्या सिलेबस, एक बार जरा ध्यान से देखो। इसमें जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, वो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रत्येक 1 नंबर का होगा, तो ये 40 नंबर के हो गए। फिर आपको देखो जो डिस्क्रिप्टिव है वो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन, और ये जो है 15 क्वेश्चन 4-4 नंबर का होगा, ये 60 नंबर के हो जाएंगे। तो कुल मिलाजुला के 100 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। और आपके लिए जो टाइम एलोकेट किया गया है वो आपको 3 घंटे का टाइम, मतलब 3 घंटे में आपको ये 40 क्वेश्चन करने हैं, इस 40 क्वेश्चन को आपको करना है, और प्लस जो है आपका जो 15 क्वेश्चन करना है वो भी उसी में इंक्लूड है 3 घंटे में। तो जो ये 40 क्वेश्चन है इसके लिए मैक्सिमम 30 मिनट आपको देना है, मैक्सिमम 25 टू 30 मिनट। इसके लिए आपको कितना टाइम देना है, 25 टू 30 मिनट। बाकी जो बचा आपका 2.5 घंटा, ये आपका 2.5 आवर जो है, ये पूरी तरीके से आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को दोगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन है। अब जरा सोचो, 15 क्वेश्चन है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके पास 150 मिनट है, और 150 मिनट में 15 क्वेश्चन, तो मैक्सिमम 10 मिनट से आपको एक क्वेश्चन को मिलता है। तो यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मॉक टेस्ट को देना। आपको कम से कम 10 मॉक टेस्ट जो है जरूर देना चाहिए, और हम 20 मॉक टेस्ट जो है रिटन का लेके आए हैं, उसको भी आप अटेंड कर सकते हो, आपको काफी बेनिफिट होगा। तो यहां पर जो डिस्क्रिप्टिव नेचर के जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो होंगे 15, जिसके लिए मैंने बताया कि सुटेबल स्ट्रेटजी होगी कि आप उसको टाइम दोगे 10 मिनट। अब कैसे एग्जाम में हम लिखते हैं ताकि हम सेलेक्ट हो सके। देखो, बहुत लोग क्वालिफाई करेंगे प्रीलिम्स, बट सिलेक्शन वो पाएगा जिसकी बेहतर स्ट्रेटजी होगी, जिसकी रिटन स्किल में दम होगा। तो क्या है, सबसे पहले देखो कि आपका कैसे क्वेश्चंस का फ्रेमवर्क आपको बनाना है। देखो, फॉर एवरी क्वेश्चन क्या आपको प्रयोग करना है। सबसे पहले डेफिनेशन फ्रॉम सिलेबस लैंग्वेज। देखो, जो डेफिनेशन होता है ना, वो डेफिनेशन थोड़ा सा बुकिश होना चाहिए। कई बार जो एग्जामिनर है वो थोड़ा सा डेफिनेशन उसमें बहुत ज्यादा आपका खुद का जो है सेल्फ जो है चीजें नहीं मांगता है, थोड़ा सा वो बुकिश आप डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज। एक्सप्लेनेशन होगा लिमिटेड टू यूनिट। इसका मतलब जैसे मान लो मैं किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, मान लो मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें मुझे कंज्यूमर बिहेवियर पे बात कर रहा हूं, मैं इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन पेड की बात कर रहा हूं, तो जो मुझे एक्सप्लेनेशन होगा ना, तो वो इसी यूनिट से दो। ऐसा देखता हूं मैं कई बार कि बच्चे जब रिटन एग्जाम लिख रहे होते हैं तो दूसरे यूनिट में चले जाते हैं, दूसरे पेपर से एग्जाम्पल दे रहे होते हैं। ये देखो, गलती नहीं करना है। आप जिस यूनिट से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसी का एग्जाम आपके एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। फिर देखो, डायग्राम एंड एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट
कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे आप डायग्राम नहीं बना सकते हो, तो वहां पे आप बच सकते हो, बट प्रयास करिए कि 10 मिनट आपको मिला है, बस एक छोटा सा आपको डायग्राम होना चाहिए और वहां पर जो फ्लो चार्ट अगर बता सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो तो जरूर लिखो, और लास्ट में 60 कंक्लूजन भी आपका होना चाहिए। तो ये जो है, जो पूरी की पूरी जो स्ट्रेटजी है, ये सिर्फ 10 मिनट्स में आपको एवरी क्वेश्चन के ऊपर फॉलो करना है और ध्यान से करना है कि मैं सारी चीजों को किस तरीके से समराइज कर सकूं। अब देखो कैसे है, नंबर 1 स्टार्ट विद डेफिनेशन। कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप उसको डिफाइन करेंगे, फिर उसमें आपको एग्जाम्पल और डायग्राम जरूर ऐड करना है इकोनॉमिक्स में, लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो गया, जो भी क्वेश्चन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट, तो जहां पर रिलेवेंट, जैसे हैरेड-ओवर मॉडल पूछा है या सोलो का ग्रोथ मॉडल पूछ रहा है आपसे, या हिग्स की न्यूट्रलिटी की बात की जा रही है, तो यहां पर इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन से चाहे सलस्की की बात हो रहा है चाहे हिग्स की, तो हर जगह आपको डायग्राम जरूर जरूर आपको बनाना ही चाहिए। हो सके उसका आप जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा सा शार्ट कर सकते हो, बट डायग्राम आपको जरूर होना चाहिए। अब 10 मिनट में मैक्सिमम आप कितना लिख सकते हो, 150 वर्ड, मतलब आपको लगभग लगभग 1.5 पेज से 2 पेज में अपने आंसर को कंप्लीट करना है। और सबसे पहले डेफिनेशन, फिर डायग्राम, फिर हेडिंग एंड सब हेडिंग आपको जरूर लिखना है। कई बार जैसे आप डायग्राम बना रहे हो तो उसमें हेडिंग नहीं डालते हो, क्यों, आखिर में क्या कर रहे हो, तो हेडिंग एंड सब हेडिंग होना चाहिए। बाकी उसके अंदर का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कि मैंने खींचा है AB लाइन या मैंने BC लाइन खींचा है या OA डिस्टेंस है, उसको तुम छोड़ सकते हो, बट हेडिंग एंड सब हेडिंग जरूर होगा। फिर लिंक आंसर विद द इंडियन इकोनॉमी। सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम आंसर देते हैं ना, तो बहुत आजकल जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रिटन एग्जाम में कि क्या जो आप इश्यूज है उसको करेंट से कहीं पे आप जोड़ पा रहे हो कि नहीं, जो भी क्वेश्चंस आप लिख रहे हो क्या कहीं वो एप्लीकेबल है कि नहीं। तो इंडियन इकोनॉमिक्स से रेफरेंस लेके आप उसको प्रूफ करने का प्रयास कर सकते हो। जितना भी बेहतर आप अगर ऐसा करने में सफल होते हैं कि क्वेश्चंस को हम लिंक कर पाए, रिलेवेंट बना सके, वो आपको और भी अच्छा जो आपके लिए वो हो जाता है। फिर देखो, ये क्लियर एक कंक्लूजन होना चाहिए उस आपके कोई भी थ्योरी को लेके या कोई भी क्वेश्चन आपसे एनालिटिकल पूछा है उस पे, तो एनालिटिकल क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं, तो ये कंक्लूजन, तो ये फ्रेमवर्क है, जरूर नोट कर लीजिए कि इस तरीके से आपको काम करना है हमारे मेंस में। अब क्या आपको अवॉइड करना है, क्या आपको नहीं करना है, वो देखो। सबसे पहले लॉन्ग स्टोरीज बहुत लोग लिखते हैं, वो कहानी बिल्कुल मत लिखिए, कई बच्चे इसके ऊपर काम करते हैं। फिर देखो अनस्ट्रक्चर्ड आंसर, कहां पे आपका एजम्पशंस आया, कहां पे आपका थ्योरी आया, यहां पर देखो जब डेफिनेशन लिखोगे ना, डेफिनेशन के साथ साथ जहां जरूर है अजम्पशंस ऑफ इकोनॉमिक्स में जरूर लिखोगे, तो एक स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होना चाहिए, प्योर थ्योरी विदाउट एग्जांपल नहीं होनी चाहिए। कुछ एग्जांपल देखो, रिलेवेंट जितने एग्जांपल हो गए, जितने भी आप देखते हो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितने रेलिवेंसी के साथ जो चीजें वहां पे हो रही है, आप देखो कि जो चीजें हम लिख रहे हैं उससे संबंधित, उससे जो है रिफरेंस डाल के जहां भी चीजों को लिख सकते हैं उसको आप जरूर डालो, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होता है। तो अवॉइड लॉन्ग स्टोरीज, अनस्ट्रक्चर्ड आंसर, उसके बाद बिना एग्जांपल के लिखना बंद करिए, ये आपके लिए मुश्किल होगा। फिर देखो बहुत जरूरी जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाली है, वो आने वाली है टाइम मैनेजमेंट की। क्यों? क्योंकि 40 क्वेश्चन एमसीक्यू है, 40 क्वेश्चन एमसीक्यू है और 15 क्वेश्चंस आपके रिटन बेस है, 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है। अब जरा सोचो कि अगर आपको 3 घंटे में 15 क्वेश्चन ही दे दिए जाए तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। ये तभी कर सकते हो जब तुम मॉक टेस्ट को लिखो। अगर आपने मॉक टेस्ट को नहीं लिखा है तो आपके लिए ये इंपॉसिबल होगा, ये बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि तुम 15 नहीं 10 क्वेश्चन में ही तुम्हारे 3 घंटे जाने वाले हैं, 10 क्वेश्चन में ही। क्यों? जरा सोचो, जब यूनिवर्सिटी में हम लिखते हैं तो 6 क्वेश्चन में ही 3 घंटे चले जाते हैं, एक क्वेश्चन के ऊपर 50 मिनट हम लेते हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, तुम कितने कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो, क्या हम चीजों को कितने कम शब्दों में बड़े ही प्रभावी तरीके से लिख पा रहे हैं। बहुत ही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमारा क्लियर कट है, उसमें जो है थोड़ा सा डेफिनेशन डाला, थोड़ा सा एजम्पशन डाला, उसको एनालाइज बेहतर किया, ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 40 जो आपके एमसीक्यू है इसको आपको जल्दी से करना है। इसको अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो तो इसको 15 से 20 मिनट में ही आप कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत बड़ा नहीं होगा, ये आपके लिए आसानी से कर सकते हो। ये 40 एमसीक्यू आप 15 से 20 मिनट में कर सकते हो, बट मैंने बोला कि मैक्सिमम इसका 25 से 30 मिनट निकालना, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 20 से 25 मिनट आप कर सकते हो। बाकी जो कम से कम मुझे 10 मिनट का समय एक जो है डिस्क्रिप्टिव पे होना चाहिए। अब 10 मिनट में सोचो आपको डायग्राम भी बनाना है, फ्लो चार्ट भी बनाना है, डेफिनेशन भी लिखना है, असम्पशंस भी लिखना है और कंक्लूड भी करना है। ये कैसे होगा? ये तब होगा कि पर डे आप रिटेन प्रैक्टिस करो, पर डे आपके पास प्रैक्टिस सेट होना चाहिए, वो भी डिस्क्रिप्टिव रिटेन का। एमसीक्यू तो सब कर लोगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस आप जो करते हो नेट के, जेआरएफ के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, हर जगह वो कर रहे हो, वो तुम्हारे उसमें है, तो आराम से आदत में, हैबिट में कर लोगे। लेकिन ये जो डिस्क्रिप्टिव है ना, वो मुश्किल क्रिएट करता है बच्चों को। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है तुम कितने क्रिएटिव हो, कितने तेजी से चीजों को समझ जाते हो, कितने तेजी से चीजों को समझाते हो। तो इसके ऊपर तब ये होगा कि जब तुम डेली प्रैक्टिस सेट करो। जब तक तुम रिटेन एग्जाम को लिखोगे नहीं घर पे बैठ के, रोज 3 घंटे में ये टाइम मैनेजमेंट नहीं निकालोगे, तब तक होगा नहीं दोस्तों। तो कम से कम 15 मॉक टेस्ट दो तुम।
घर पे बैठना है, टाइम टेबल पे लिखना है, घड़ी सामने रखनी है और गिन के 3 घंटे में मुझे पहले प्रयास आपको सिर्फ इस पे करो, 15 क्वेश्चंस मुझे करने हैं 3 घंटे में 15, इसको छोड़ दो, ये तुम्हारा हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसको तुम आराम से 15 से 20 मिनट में करके निपट जाओगे। एक्चुअली तुमको पर डे प्रैक्टिस करना है कि मैं 3 घंटे में कैसे 15 क्वेश्चंस को करूं। अगर तुम ये कर लेते हो, अगर तुम घर में बैठ के तुम 3 घंटे में अगर तुम 12 भी क्वेश्चन कर लेते हो तो एग्जाम में आराम से 15 कर लोगे, कि एग्जाम का प्रेशर ही अलग होता है, वहां का एटमॉस्फेयर ही अलग होता है, वहां पे चीजें हो जाती हैं, इतना मॉब होता है, इतने लोग लिख रहे होते हैं कि वहां पे तुम्हारा हाथ दर्द नहीं करेगा, तुम कर जाओगे। तो घर पे तुम 3 घंटे में 12 क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस जरूर करो। तो टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेरी एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए। फिर रीड क्वेश्चन केयरफुली, कई बार क्वेश्चन ही गलती से पढ़ लेते हो, जब बहुत कम टाइम होता है ना, तो मेरा माइंड जो है अपने आप चीजों को पढ़ लेता है, जो क्वेश्चन नहीं पूछा है उसमें भी आप को समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन पूछा है। तो कई बार मैं देखता हूं बच्चे जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया उसको करके चले आ रहे हैं, उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन देखा और उनको उनका माइंड ने रीड कर लिया कि नहीं क्वेश्चन ये पूछा गया है, वो इनकम इफेक्ट पूछा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पूछा, दोनों को अलगाव की बात कर रहा है और आपने पूरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे लिख के चले आए। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, केयरफुली टाइम जो है देना है, एलोकेट टाइम पर क्वेश्चन कि मुझे 10 मिनट का मतलब 10 मिनट ही देना है। अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट, अगर तुमको कुछ क्वेश्चन बहुत टफ लग रहे हैं तो उसको बाद में करना, बट इजी क्वेश्चन जो तुम्हारे फेवरेट है उनको पहले करो। एंड कीप 5 मिनट टू फॉर रिवीजन, और 5 मिनट तुम्हारा होना चाहिए रिवीजन के लिए दोस्तों। तो 5 मिनट रिवीजन लिखना है, डेली प्रैक्टिस सेट करना है, कुर्सी मेज पे बैठ जाओ और पर डे 3 घंटे में 12 क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस करो। जिसे तुम 3 घंटे में 12 क्वेश्चन को लिख लोगे और एक कार्डिंग टू फ्रेम, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले डेफिनेशन, फिर एजम्पशन, फिर डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन, फिर उसका जो है कैसे एक्सप्लेन किया गया उसको, और लास्ट में जो कंक्लूजन अगर लिखते हो, और वो भी अगर इंडियन इकोनॉमी के साथ रेफरेंसेस के साथ उसको ऐड कर पाओ तो क्या लाजवाब आपका आंसर बनने वाला है, मजा आएगा। तो कुल मिला जुला के ये है आपकी आंसर राइटिंग की, ये हमारी प्रैक्टिस होगी। और यहां पर देखो आंसर राइटिंग की स्ट्रेटजी क्या है, वैल्यू एडिशन स्ट्रेटजी, टॉपर ट्रिक क्या हो सकता है, क्या आप बेहतर करके इस एग्जाम में बेहतर और बेहतर कर सकते हो। 1-2 वैल्यू पॉइंट्स डालो, एडेड 1 या 2 वैल्यू पॉइंट। जैसे क्या, जैसे करेंट डेटा से चीजों को ऐड कर लो, जो भी क्वेश्चन पूछा है करेंट डेटा से उसको प्रूव करो। गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है उसको करने के लिए उसको तुम लिंक कर सकते हो। रियल लाइफ एग्जांपल्स तुम दे सकते हो, लाइक एग्जांपल जैसे कि मैंने कल क्लास लिया और मैंने रियल लाइफ एग्जांपल को दिया। लाइक एग्जांपल कल मैं बता रहा था सोशल एडवांटेज थ्योरी, तो सोशल एडवांटेज थ्योरी में ये बताते हैं डेल्टन कि अगर मार्जिनल सोशल जो सेक्रीफाइस है वो मार्जिनल सोशल बेनिफिट के बराबर हो जाए तो यहां पर आपका मैक्सिमम जो है आपको बेनिफिट होगा, मैक्सिमम जो है आपका चीजें क्लियर होगी। तो जो डेल्टन का ये मॉडल था कि कैसे सोशल एडवांटेज हम मैक्सिमाइज करें, तो सोशल जो तुम्हारा एडवांटेज मैक्सिमाइज तब होगा जो मार्जिनल आपका जो है सेक्रीफाइस जो है वो सोशल सेक्रीफाइस मार्जिनल सोशल बेनिफिट के बराबर। इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, जब सरकार खर्च कर रही है, तो जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो डिक्लाइन होगा, लेकिन जब हम टैक्स दे रहे हैं तो जो हमारा मार्जिनल जो है हमारा जो सेक्रीफाइस है वो बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट खर्चा कर रही है और टैक्स लेके खर्चा कर रही है, तो वो यूनिवर्सिटीज बना रही है या हॉस्पिटल्स बना रही है। तो देखो अगर गवर्नमेंट कंटिन्यूअस एक हॉस्पिटल जिले लेवल पर बनाती है तो और अच्छा लगता है हमको, लेकिन जब गवर्नमेंट हमसे टैक्स के दूसरा हॉस्पिटल ब्लॉक लेवल पर बताती है तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन कम होता है, और मोहल्ला क्लिनिक तीसरे लेवल पर आती है तो मतलब गवर्नमेंट जितना खर्च करती जाएगी तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, मार्जिनल जो है हमारा जो सेटिस्फेक्शन कम होगा। लेकिन जब मैं एडिशनल यूनिट टैक्स पे करूंगा तो हमारा जो सेक्रीफाइस है वो बढ़ना है। तो सोशल एडवांटेज मैक्सिमाइज के लिए जब मैं मार्जिनल यहां पे बोलता हूं कि सोशल सेक्रीफाइस मार्जिनल सोशल बेनिफिट के बराबर होगा, तो मैं प्रूफ करूंगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट जब हॉस्पिटल्स को खोल रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खोल रही है तो हमारी उपयोगिता जो है सबसे ज्यादा है, बट जब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से आके ब्लॉक लेवल पे आ रही है तो थोड़ा सा हमारा सेटिस्फेक्शन कम होता है, और जब बिल्कुल विलेज लेवल पे आ रही है तो और भी कम। तो कुल मिलाकर रियल लाइफ एग्जांपल इज द इंपॉर्टेंट रोल, यहां पे रियल लाइफ एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, उसको भी आपको लिख के आना है। फिर देखो जैसे ट्राइबल रूरल इकोनॉमी के रेफरेंस दे सकते हो, जैसे मनरेगा आपके वहां आया तो कैसे यहां पर जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ ट्राइबल एरिया का वो रिड्यूस हुआ। तो कुल मिला जुला के मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज से लग जाओ बड़े पॉजिटिव तरीके से कि मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है, और आप कर जाओगे अगर तुम चाहो। और दूसरी बात कि आज से ही रिटन एग्जाम की प्रैक्टिस करना शुरू करो, और डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यू आप कर लोगे ऐसा आप मान के मैं चलता हूं। और सबसे बड़ी बात कि क्या क्वेश्चंस लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, फ्रेमवर्क है, मैंने पूरी तरीके से बता दिया है। बस इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लीजिए और कंटिन्यूअस जब तक एग्जाम हो नहीं जाए, मुझे लगता है कि एग्जाम आपका मार्च अप्रैल तक होगा, उसमें जो है आप आराम से, अभी आपके पास लगभग 3.5 महीने का टाइम है, अगर आज से तुम सोच लो पूरी दुनिया बदल सकते हो। और एक एक दिन 12 घंटे की स्टडी करना है, और जिस दिन तुम पूरा तरीके से अपने क्षमताओं को लगा दोगे, सब कुछ बेहतर कर लोगे,
आप देखना आप सेलेक्ट हो जाओगे। अगर कोई भी व्यक्ति पूरा अपना 100% क्षमता को देता है और रोज देता है रूटीन में, हार्ड वर्क प्लस रूटीन के साथ, डेली कंसिस्टेंसी के साथ, तो भगवान के उतर के सामने आना पड़ता है और आपको विजयी बनाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, विजय पथ पे अग्रसर रहिए, कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।